और आइए अब शुरुआत करते हैं। वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि चंद सेकंड में शहरों का सुकून चीख पुकार में बदल गया। एक के बाद एक 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों ने राजधानी कराकस समेत कई इलाकों को हिला दिया। इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत अभियान जारी है। क्या है हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार की एक शाम अपने रोजमर्रा के सुकून में डूबी हुई थी। राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण वेनेजुएला के अधिकतर लोग अपने घरों में ही थे। घड़ी की सुई 6:05 पर थी, तभी धरती के भीतर एक भयानक हलचल हुई। कुछ ही सेकंड में दो शक्तिशाली झटकों ने फिजा पर छाए सुकून को चीखों में तब्दील कर दिया। लोग घरों से निकलकर जान बचाकर भागने लगे। दीवारें कांपने लगी, शहरों में मलबों का ढेर लग गया। रिक्टर स्केल पर पहला झटका 7.2 तीव्रता का था। इसके कुछ ही सेकंड बाद वेनेजुएला एक और ताकतवर 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। दोनों भूकंप राजधानी काराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। काराकस, ला गुआइरा और आसपास के क्षेत्रों में तबाही देखी गई। काराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया, इससे धूल का गुबार उड़ता दिखाई दिया। वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंपों के बाद राजधानी काराकस में सैकड़ों लोगों ने पूरी रात सड़क पर ही बिताई। भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक महसूस किए जा रहे हैं, जिसके डर से लोग अपने घरों को लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सके। प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मशीनरी और अधिकारियों के पहुंचने पर हमें मदद मिली, लेकिन ये अनुभव काफी भयावह था। इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं और हमें अभी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। सब कुछ ढह गया। ये बहुत भयानक था, बहुत बुरा अनुभव है। हम भगवान का शुक्र करते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, लेकिन अभी भी लोग मलबे में दबे हैं। मलबों में अभी भी कई जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, फायर ब्रिगेड और आपदा टीमें लगातार मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने में जुटी हैं। अस्पतालों में हालात गंभीर हैं, लगातार घायल पहुंच रहे हैं और कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं ठप पड़ी हैं। दुनिया की नजरें अब उन जिंदगियों पर टिकी हैं जो मलबे के नीचे अभी भी उम्मीद की सांस ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सरकार की सभी एजेंसियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। हम जनता से सहयोग की अपील करना चाहते हैं। जिन घरों को गंभीर नुकसान हुआ है उन्हें खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अभी सिविल सुरक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रणाली तैनात है। हम देश में अभी संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित कर रहे हैं। वेनेजुएला ऐसे इलाके में स्थित है जहां अक्सर भूकंप आते हैं, क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेटें, कैरेबियन और साउथ अमेरिकन प्लेट यहां आपस में मिलती हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार आज आए दो भूकंपों में से दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप इन प्लेटों की सीमा के पास सरफेस स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग का नतीजा था। ऐसा तब होता है जब प्लेटों के बीच की दरारें या फॉल्ट ऊपर की ओर खिसकते हैं। इन्हीं प्लेटों की अचानक हलचल से जमीन के भीतर ऊर्जा रिलीज होती है, जो भूकंप का रूप लेती है। बताया जा रहा है कि आज आए भूकंप संभवतः जटिल फॉल्टिंग और रप्चर प्रक्रियाओं की ओर इशारा करते हैं। अब वेनेजुएला के लिए हर सेकंड कीमती है, हर राहत दल की कोशिश उम्मीद है और हर जिंदगी एक जीत है।
तो ये तबाही का मंजर बहुत कुछ कह रहा है और ऐसे में आखिर कैसे कांपी है धरती, क्या कुछ हुआ है और क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या हालात हैं वहां के। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल 24 जून को वेनेजुएला में एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। काफी तीव्रता के ये बड़े भूकंप थे, जिसमें पहला भूकंप आपको बता दें 7.2 तीव्रता का था और वहीं दूसरा जो भूकंप था वो 7.5 तीव्रता का बताया गया था। काफी तेज माना जाता है। जब 7 से ऊपर होता है भूकंप तो काफी जो त्रासदी है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। और इन दोनों झटकों के बीच सिर्फ 39 सेकंड का अंतर था। आप समझिए कुछ ही सेकंडों में किस तरह से तबाही का जो मंजर था वो देखने को मिला था। भूकंप में लगभग 10,000 लोगों के मारे जाने की जो आशंका है वो जताई गई है। आंकड़े जो है अभी आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है, आंकड़े और भी इसमें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में यह भूकंप का केंद्र था और यह वो केंद्र था जहां पर साफ तौर पर वो देखने को मिला जिस तरह से जो एपिसेंटर माना गया वो ये था। और उसके बाद किस तरह से इसमें जो अलग तस्वीर निकलकर सामने आई वो दिखा रही थी कि कैसे यह भूकंप ज्यादा तीव्र होता हुआ नजर आया। कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के संपर्क वाले इलाके में वेनेजुएला है और ये जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कहीं ना कहीं जो कंपन होता है उसी से जो ऊर्जा निकलती है उसके जरिए यहां पर भूकंप आता हुआ नजर आता है। इसके अलावा दोनों प्लेटों की हलचल से जमीन के भीतर दबाव बनने से यह भूकंप आया, जो लगातार जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो मान रहे हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो ऐसा ही मान रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि किस तरह से भूकंप आने का जो प्रमुख कारण है वो क्या कुछ रहा है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में जो टकराना है उसी की वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं जहां पर ऐसा कुछ नजर आता है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट इसकी वजह मानी जा रही है, क्योंकि अगर ये आपस में टकराती हैं तो उसके पीछे जब कंपन होता है, जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी ब्लास्ट होती है, उसी से जो धरती है वो हिलती है और उसके बाद इस तरह के भूकंप आते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से ये भूकंप आया है और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं। प्लेटों का एक दूसरे से दूर खिसकना भी एक बड़ी वजह माना जाता है कि जब इस तरह के भूकंप आते हैं अगर वो अलग होती हैं तब भी इस तरह के जो साइंटिफिक रीजन है वो निकलकर सामने आते हैं। प्लेटों का रगड़ खाते हुए पास से निकलना भी कई बार इस तरह की वजह मानी जाती है जिस पर भूकंप आता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम अलग अलग फैक्टर्स हैं जो लगातार नजर आते हैं और जिन पर यह भूकंप जो है वो नजर आता है। ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा का दबाव जब बढ़ता है तब भी इस तरह के भूकंप आते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये जो है ये साइंटिफिक रीजन है कि किस तरह से भूकंप आ सकते हैं, क्या क्या उसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। दबाव बढ़ने से ऊर्जा की बाहर निकलती है जिससे प्लेटों पर असर पड़ता है, जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, और उसी के बाद जब यह असर पड़ता है तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि भूकंप के झटके किस तरह से महसूस होते हैं और जितना तेज भूकंप के झटके महसूस होंगे उतनी ही तीव्रता का भूकंप आएगा और उसी से जो जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। भूकंप से किस तरह से जो तबाही है वो दिखती है और क्या होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आप देखिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से काम करती है वो हम आपको बता रहे हैं। धरती की सबसे ऊपरी कठोर परत कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई होती है और ये अलग अलग तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लेकिन यहां जिन टेक्टोनिक प्लेट की हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से काम करती हुई नजर आती है। इन्हीं विशाल टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और यही जब आपस में टकराती हैं या आसपास से गुजरती हैं या दूर हटती हैं तो जमीन के अंदर जो हलचल होती है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। जिस तरह से इस तरह की स्थितियां साफ तौर पर नजर आती है। ये प्लेट्स स्थिर नहीं होती है, बहुत धीमी गति से लगातार चलती रहती हैं और इन पे कंपन होता है और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो त्रासदी की तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। ये प्लेट्स स्थिर नहीं है और बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि इसके नीचे गर्म और अर्ध पिघली परत होती है और वही उसी परत पर ये लगातार मूव करती रहती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये मूव करती रहती है, यही वो तरल होता है जिसके जरिए वो मूव करती रहती है और उसी के ऊपर हम देखते हैं कि धरती के ऊपर की जब बात करते हैं तो वहां पर हम रहते हैं और इस तरह की जब स्थितियां होती है तो साफ तौर पर ऐसी जो त्रासदी है वो उसकी तस्वीरें नजर आती है जब ऐसा कुछ होता है और जब आपस में टकराती है तो भूकंप पैदा होता है। प्लेटों के किनारों पर तनाव जमा होता है और यह तनाव धीरे धीरे करके और बढ़ता हुआ नजर आता है और जब तनाव की जो सीमा है वो उससे बाहर हो जाता है तो चट्टानें टूटती हैं और भूकंप आता है। तो ये पूरा आप इसको समझिए कि किस तरह से अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर होती है और इसी पूरे जो लूप सर्कल को हम देख रहे हैं इसी वजह से ये भूकंप काफ़ी ज़्यादा होता है और यही सब बड़ा रीज़न रहता है जो इसके पीछे नज़र आता है और जिसकी वजह से ये होता है। और लगातार हमने देखा है कि जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो साफ तौर पर उस पर ये जो तमाम चीज़ें हैं वो लगातार दबाव बनाती हुई नजर आती हैं जिससे एक एनर्जी ब्लास्ट होती है और उसी की वजह से जब एनर्जी ब्लास्ट होती है तब वो कहीं ना कहीं धरती को हिलाती है और उसके बाद से ये भूकंप आता है। तो हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और कैसे ये काम करता हुआ नजर आता है, टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती है और वो कैसे काम करती है। आइए इसी अहम विषय पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर पीके जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस JNU से। बहुत स्वागत है आपका पीके जी। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मैं
आपसे यही जानना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे का जो बड़ा कारण है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं वो भी प्लेट्स को लेकर मान रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर मान रहे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थितियां नजर आ रही हैं वो क्या कहती हैं और वहां के हालात क्या बयां कर रहे हैं? मतलब कितना बड़ा और कितने बड़े लेवल पर यह तबाही जो है वो देखने को मिली है? जी गौरव जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया कि जो पृथ्वी जो है वो टेक्टोनिक प्लेट से कवर्ड है और उनके बीच में गैप्स हैं। और ये जो एरिया है ये मुख्यतः कैरिबियन प्लेट और जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट जो है उसके ऊपर है वेनेजुएला। और इस प्लेट का मूवमेंट आप मोटे तौर पे ये लगाइए कि 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष इस स्पीड से शायद ये मूव करती हैं। जब भी इसमें गति आती है जी। और उस गति के कारण एक दबाव बनता है तो उसके फलस्वरूप एक ऊर्जा उधर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको मुख्यतः हम तनाव बोलते हैं। और उसके नाते आप देखते हैं कि भूकंप की स्थिति बनती है। ये बहुत ही एक अलग सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा कि लगभग 40 सेकंड के अंतर में आपके पास पहला जो भूकंप आया वो 7.2 रेक्टर स्केल का आया और दूसरा 7.5 रेक्टर स्केल का आया। जब भी इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी तबाही लाता है। और जब हम इसकी डेप्थ देखें तो लगभग ये 20 से 10 किलोमीटर की डेप्थ में अर्थ सरफेस में रहा। मतलब ये बहुत निकट था अर्थ सरफेस के, उसके कारण इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। साथ ही यदि आप देखें तो इसी समय में लगभग आधे घंटे के अंतर में जापान में भी देखा गया 6.9 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, लेकिन उसकी जो डेप्थ थी वो लगभग 50 किलोमीटर थी, तो उसका इंपैक्ट रिलेटिवली कम था। अब दूसरा आयाम जो है कि जापान जो है वो भूकंप के लिए प्रिपेयर्ड है, उसकी अपनी जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके अनुरूप बना है। लेकिन वेनेजुएला में शायद इस तरह के उदाहरण नहीं है। इसके कारण इसमें जो नुकसान जो हुआ है, जो हम बिल्डिंग्स को कोलैप्स होते हुए जो देखा है हम लोगों ने, वो बहुत ज्यादा हुआ है। और आज एक शायद राष्ट्रीय अवकाश था और शाम को जब 6 सवा 6 के लगभग ये गतिविधि हुई तो सभी लोग घरों में थे, तो उसके नाते जो जान माल की हानि जो है वो बहुत ज्यादा हुई है। कुछ आंकड़े बता रहे हैं, यूएसजीएस का प्रेडिक्शन है कि जो हमारा ह्यूमन लाइफ लॉस जो है वो 10,000 से लेके लगभग 1 लाख तक जा सकता है। तो ये तो ह्यूमन लाइफ लॉस है। उसके अलावा जिस तरह के चित्र आपने दिखाए कि बिल्डिंग्स पूरी कोलैप्स हो गई हैं, पूरी धाराशायी हो गई हैं, तो ये अपने में बहुत बड़ा नुकसान है एक छोटे से प्रदेश के लिए, एक छोटे से देश के लिए। ऐसे में तो अगर देखा जाए तो वेनेजुएला का कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ ऐसे नजर आ रहा है और किस तरह का इंपैक्ट वहां पर पड़ता हुआ नजर आया जब इस तरह के एपिसेंटर के जरिए जो भूकंप आता है और जब टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं? कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित? जो मेरी समझ जहां तक गई है कि एक सैन फिलिपी करके सिटी है, वहां पे इसका एपिसेंटर देखा गया है और वहां से लेके काराकस तक, मतलब आप मोटा मोटा ये लगाइए 300 किलोमीटर के रेडियस तक इसका इंपैक्ट आया है और एपिसेंटर में बहुत ज्यादा। लेकिन जो 250 से 300 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें भी जिस तरह का नुकसान हुआ है वो अपने में बहुत भयावह है। तो ये आपने अपने आसपास का जितना एरिया है उस सभी को इफेक्ट किया है। और बीच में कहीं से इस तरह की खबर आ रही थी कि शायद सुनामी जैसी इवेंट भी हो सकती है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि लोगों ने इस तरह की भी आशंका जताई, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इस तरह का इवेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब भी इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और स्पेशली बिल्कुल साथ में जब आ रहा है तो इसके बाद के जो शॉक्स रहेंगे वो लगभग 1-2 दिन से लेके 1 हफ्ते तक हो सकता है हमको ऐसे शॉक्स देखने को मिलेंगे और उसके कारण भी जान माल की और अधिक जो पर्यावरण और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लॉस होने की आशंका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो झटका एक बार मिलता है वो झटके और भी आगे देखने को मिल सकते हैं इस तरह के? क्या इस तरह की स्थितियां भी होती हैं? साइंटिफिक रीजन क्या है? जी देखिए, ये पूरा जो प्रोसेस जो है वो एनर्जी का है और जो अर्थ के जो अंदर जो है अब आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते रहते हैं जिसके साथ एनर्जी रिलीज होती है और जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है उससे ये एनर्जी का रिलीज जो है वो बढ़ गया और उसके कारण ये नुकसान आपको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक एपिसोडिक इवेंट है, हुआ और खत्म हो गया, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और जहां पे इस तरह का एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है वहां अक्सर ये माना जाता है कि इस रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक आने के बाद शॉक्स आते हैं। उनकी हो सकता है मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा ना हो, लेकिन जो ये 40 सेकंड के अंतर में जो हुआ है ये अपने में एक अलग किस्म का एक एग्जाम्पल है। लेकिन शॉक्स जो हैं वो विश्व भर में देखे गए हैं कि भूकंप के बाद अक्सर आते हैं।
ऐसे में आफ्टर शॉक के बाद हम देख रहे हैं कि और भी स्थितियां नजर आती हैं इस तरह की, तो लगातार जो इस तरह की स्थितियां हैं क्या ये आगे भी जारी रह सकती हैं? और जो अभी हालात बने हुए हैं क्या भयावह तस्वीरें और भी निकलकर सामने आ सकती हैं अगर इसको समझने की कोशिश करें, या कुछ ऐसा भी है कि इसके दबाव को कम भी किया जा सकता है? देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके दबाव को तो आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि शॉक्स आएंगे, उनका मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो आपको इस अमाउंट में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लोगों को वो जो धक्का है वो जरूर महसूस होगा। लेकिन ये जरूर बात है कि अगर हमारी पब्लिक अवेयरनेस अच्छी हो, यदि हमारी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस और रेस्क्यू ऑपरेशंस की सर्विसेज अच्छी हो, तो इसके कारण जो नुकसान जो हो रहा है, और खासतौर जो जान माल को जो नुकसान हो रहा है, उस क्षति को हम कम कर सकते हैं। ये जरूर है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोकल सपोर्ट जो है, वो उसको जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना हम इसके कारण जो नुकसान हो सकते हैं उसको हम जरूर मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए पीके जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो यूरोप में किस तरह से हीट वेव ने कहर मचाया हुआ है उस पर बात करेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।